नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 फरवरी 2022 की डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज थोड़ा अलग तरीके से करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रहा हूं। पीपीटी बनाने का समय नहीं मिला। वैसे पीपीटी विनीत सर बनाते हैं, उनकी शायद आज तबियत खराब है, तो मैं ओवरऑल इंडिविजुअल आर्टिकल्स के थ्रू आपको न्यूज समझा रहा हूँ। सारी न्यूज में इंपॉर्टेंट जो भी है वो आपके साथ कवर करूंगा। पहली न्यूज यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक कंट्रोल रूम सेटअप किया है यूक्रेन में फंसे इंडियंस की मदद करने के लिए। अब यूक्रेन में फंसे नाम का शब्द यहाँ पे इस्तेमाल नहीं यूज करना चाहिए, मतलब हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। रीजन ये है कि अभी भी यूक्रेन और रशिया के बीच की जंग शुरू नहीं हुई है, एग्रेशन हो रहा है। यूके और यूएसए जैसी कंट्रीज ने अनाउंस कर दिया है कि उनके सिटीजन यूक्रेन से बाहर निकल जाएं। इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया है। अब इस प्रकार के अनाउंसमेंट बहुत प्रिकैरियस सिचुएशन के बाद आते हैं, तो जो भी इंडियंस यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए यहाँ पे ओवरऑल कुछ हेल्पलाइंस खोली गई हैं। इन हेल्पलाइंस के जो नंबर हैं वो यहाँ पे आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, अरिंदम बागची साहब, उन्होंने बोला है कि इंडिया और उनके रिलेटिव्स जो कि इस समय पे यूक्रेन में है या फिर इंडिया में है और वो अपने यूक्रेन में इस समय की रिलेटिव्स से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो इन फोन लाइंस पे बात कर सकते हैं। इंडिया ने कंट्रोल रूम्स और इमरजेंसी फोन नंबर्स यहाँ पे रिलीज कर दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया के यूक्रेन में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूक्रेन में जाके नौकरियां कर रहे हैं। तो अगर वो यूक्रेन से बाहर निकलना चाहते हैं, ओवरऑल उनको खतरा लग रहा है, तो वो बाहर निकल सकते हैं। इस बीच में यहाँ पे ओवरऑल आप देख सकते हो तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी एम्बेसडर्स हैं इंडिया के अंदर, आपको पता है फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, बहुत सारी जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी एम्बेसीज हैं इंडिया के अंदर और उनके एम्बेसडर्स हैं। तो इन सारे यूरोपियन एम्बेसडर्स ने मिलकर इंडिया के अंदर एक, आप कह सकते हो कि, इवेंट ऑर्गेनाइज किया। और इस इवेंट के दौरान उन्होंने क्या बोला, एक कंबाइंड स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने बोला कि वी स्टैंड बाय द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट अंडरपिन यूरोपियन सिक्योरिटी एंड इफ देयर इज एन एग्रेसिव एक्ट वी आर प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड। मतलब ये यूरोपियन इन्वेस्टर्स मिलकर बातचीत कर रहे हैं कि यूक्रेन क्राइसिस को लेके अगर ओवरऑल किसी भी प्रकार का कोई अटैक होता है रशिया की तरफ से तो हम सीवियर तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। हालांकि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने ये भी बोला है कि पीसफुली मैटर्स को यहां पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लेने के लिए जा रहे हैं। म्यूनिक जर्मनी में है और वहां पे मोस्ट प्रॉब्ली ये जो यूक्रेन और रशिया की टेंशंस चल रही हैं इसके ऊपर डेफिनेटली बातचीत होने वाली है। तो याद रखिएगा, ये न्यूज इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने कंट्रोल रूम्स और इमरजेंसी फोन नंबर स्थापित किए हैं यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए। और जो इंडियन रिलेटिव्स अपने यूक्रेन के रिश्तेदारों का, आप कह रहे हो, नो हाउ नहीं जान पा रहे हैं, तो वो इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो ये है कि जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क को बस्ट करने के लिए कश्मीर वैली में 10 लोगों को अरेस्ट किया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो स्टेट एफिलिएटेड बॉडी है, जिसको आप बोलते हो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये एक न्यूली फॉर्म बॉडी, अलग अलग स्टेट्स में उनकी लोकल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई जाती है जो कि सेंटर बेसिस पे एनआईए के साथ कोऑर्डिनेट करती है। इन्होंने मल्टीपल जगह पे रेड की और 10 मिलिटेंट्स को यहां पे अरेस्ट किया। ये 10 मिलिटेंट्स जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड हैं और ये 10 के 10 मिलिटेंट्स ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरह काम कर रहे थे, ओजीडब्ल्यू वर्कर्स की तरह काम कर रहे थे। बेसिकली ये जो ओजीडब्ल्यू नाम का शब्द है ये सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा यूज किया जाता है, चाहे वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, ठीक है, चाहे वो रॉ हो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो, चाहे किसी राज्य की एंटी टेरर पुलिस हो। तो इस प्रकार की एजेंसीज ओजीडब्ल्यू शब्द का इस्तेमाल करती हैं। ये जो अदर ग्राउंड वर्कर्स है ना, ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये ओवर और टेररिस्ट एक्टिविटीज तो करते ही हैं, प्लस मिलिटेंसी को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे वल्नरेबल लोगों का रिक्रूटमेंट करना, साथ साथ फाइनेंसेस को इकट्ठा करना, डरा धमका के पैसे वसूलना, वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करना, इस प्रकार के कामों में इन्वॉल्व होते हैं ये ओवरग्राउंड वर्कर्स। और जैश ए मोहम्मद के इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को यहां पे अरेस्ट किया गया है। अब इन 10 लोगों के थ्रू इनके जो जैश ए मोहम्मद के लीडर्स हैं इनको ट्रैक करने की कोशिश करेगी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हालांकि ओवरऑल इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही बताई जाती है इनके लीडर्स के द्वारा। तो लेट्स सी और कितने लोगों को यहां पे अरेस्ट किया जाता है। यहां पे जेएंडके पुलिस, एनआईए और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मिलकर यह ऑपरेशन किया और इन 10 लोगों को यहां पे अरेस्ट किया गया है। तो हैट्स ऑफ टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि लगातार काम करके हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट न्यूज जो निकल के आ रही वो है स्टेट्स कैन ईज कोविड कर्व्स, ऐसा बोला है केंद्र की सरकार ने।
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अब तक वीडियो पे आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो बता दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। तो केंद्र की सरकार ने वेडनेसडे को स्टेट्स को इन्फॉर्म किया कि भाई आपके यहाँ पे जो कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, आप इनको रिव्यू कर सकते हो, एमेंड कर सकते हो, या चाहे तो इन एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस को एंड कर सकते हो। देखा जाए तो 21 जनवरी 2022 से एक अच्छी न्यूज निकल के आ रही है कि जो कोरोना के नंबर ऑफ केसेस हैं इंडिया के अंदर, वो डेली के बेसिस पे कम हो रहे हैं। एज ऑफ 15th ऑफ फरवरी जो डेली पॉजिटिविटी रेट निकल के आ रहा है कोरोना का, वो निकल के आ रहा है 3.63%। और पिछले हफ्ते का जो एवरेज डेली केस लोड था वो था 50,476, मतलब डेली की बेसिस पे 50,476 कोरोना के केसेस आए थे। तो चूंकि पैंडेमिक के फैलने की जो स्पीड है यहाँ पे थोड़ी कम हो चुकी है, तो इसीलिए यहाँ पे केंद्र की सरकार ने बोला है कि भाई इंडिविजुअल मोबिलिटी को ब्लॉक करना सही नहीं है, इंडियन इकोनॉमी को एक फ्लो में रखना सही है। इसलिए केंद्र की सरकार ने स्पेसिफिकली राज्य की सरकारों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्योंकि अभी भी कुछ राज्य की सरकार है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, जिन्होंने कोविड से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग कर्व्स लगा रखे हैं। तो एक लिमिट से ज्यादा कर्व लगाना केंद्र की सरकार के हिसाब से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए ओवरऑल केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार को ये रिस्ट्रिक्शंस दिए कि अगर आप हो सके तो कुछ कोविड-19 के कर्व्स को कम कर दें। फिर नेक्स्ट केस है, देखिए एआईएडीएमके सरकार ने वर्नियार कोटा दिया था, जो बैकवर्ड क्लासेस का कोटा है ना तमिलनाडु के अंदर, उसके अंदर एक सब कैटेगरी के अंदर 10.5% का स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया था वर्नियार्स को। यह दिया गया था एआईएडीएमके की सरकार के द्वारा। अब एआईएडीएमके की सरकार हार गई, डीएमके की सरकार आ गई, लेकिन डीएमके की सरकार भी इस पर्टिकुलर कोटे को सपोर्ट कर रही थी। जब ये वर्नियार कोटा दिया गया तो उसके बाद कुछ लोग कहां चले गए, मद्रास हाईकोर्ट में चले गए, और मद्रास हाईकोर्ट में जाके उन्होंने अपील की कि ये जो वर्नियार कोटा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मद्रास हाईकोर्ट ने नवंबर 2021 में बोला कि भाई वर्नियार कोटा नहीं दिया जा सकता। अब जब ये कोटा दिया गया था तब एआईएडीएमके की सरकार थी, जब मद्रास हाईकोर्ट ने इस कोटे को नल एंड वॉइड किया तब डीएमके की सरकार थी, लेकिन तब भी डीएमके की सरकार ने इस कोटे को डिफेंड किया, और डीएमके की सरकार और बहुत सारे और प्लेयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि भाई वर्नियार कोटा सही है, मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन गलत है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की एक 2 जज बेंच, जिसमें अल नागेश्वर राव साहब हैं और एक और जज है, ये मिलकर इस बात पे डिसीजन लेंगे कि जो वर्नियार कोटा दिया गया है तमिलनाडु के अंदर ये सही है या गलत है। अक्सर कर ये टेंडेंसीज देखी गई है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं उससे पहले कोटा वगैरह अनाउंस किए जाते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पास खींच सके। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगली जो न्यूज डिस्कस करने वाला हूं वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेस काउंसिल मे नॉट बी वायबल, स्टेट टेल्स हाई कोर्ट। देखिए यहाँ पे न्यूज क्या है, न्यूज मैं आपको समझाता हूं। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गई, हाँ अब सही है। ओके, जो राज्य की सरकार है तमिलनाडु की, उसने मद्रास हाईकोर्ट को यह बताया कि देखिए प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनाना ठीक नहीं है। अब ये पूरे की पूरी न्यूज के बेस पे आपको पहुंचना पड़ेगा। हुआ यह था कि 19 अगस्त का दिन 2021 में जो मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच थी ना, जिसके जस्टिस थे उस समय पे एन किरू बकरन साहब, वो अब रिटायर हो चुके हैं, और पी वेल मुरुगन साहब, इन दोनों ने मिलकर ओवरऑल तमिलनाडु की सरकार को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप पीसीटीएन बनाओ, प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनाओ। तो 19 अगस्त 2021 का दिन मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से तमिलनाडु की राज्य की सरकार को एक इंस्ट्रक्शन जाता है कि आप पीसीटीएन बनाइए, प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनाइए। ठीक है भाई, तो उसके बाद तमिलनाडु की सरकार एक्शन में आ गई, इनसे बोला गया प्रेस काउंसिल बनाइए। प्रेस काउंसिल का काम क्या होता है, तो मीडिया और ओवरऑल प्रेस रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करे, इसको इंश्योर करना। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो प्लीडर थे पी मुथुकुमार साहब, इन्होंने बोला कि अगस्त 19 के कोर्ट ऑर्डर के बाद पीसीटीएन बनाने के लिए जो तमिलनाडु की सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की लिस्ट मंगाई, आईएएस आईपीएस जो रिटायर हो चुके हैं इनकी लिस्ट बनाई, और ओवरऑल लोगों को छांटना शुरू किया कि किसको किसको इस पर्टिकुलर पीसीटीएन में अपॉइंट किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम यहां पे यह है कि अलग अलग व्यू पॉइंट्स निकल के आए। जो तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल हैं आर शुनमुगा सुंदरम साहब, इन्होंने बोला कि देखिए अगर आप प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 की बात करो तो ये जो प्रेस काउंसिल एक्ट है ये केवल केंद्र की सरकार को ताकत देता है कि प्रेस काउंसिल बनाई जा सकती है। समझिए, मद्रास की हाई कोर्ट तमिलनाडु की सरकार को बोल रही है प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनाओ। तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल बोल रहे हैं कि प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 ये बोलता है कि केवल केंद्र की सरकार
प्रेस काउंसिल बना सकती है। लेकिन अगर आप प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 की बात करो, जो कि केंद्र की सरकार ने बना रखा है सेंटर में, वो प्रेस काउंसिल एक्ट बना है एंट्री 39 ऑफ लिस्ट 3, और लिस्ट 3 आती है कॉन्करेंट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार दोनों नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये जो एंट्री 39 है कॉन्करेंट लिस्ट की, इसमें न्यूज़पेपर, बुक्स और प्रिंटिंग प्रेसेस आती हैं। तो इस हिसाब से तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर के सब्जेक्ट के हिसाब से अगर केंद्र का काउंसिल एक्ट बन रहा है प्रेस का, तो राज्य का भी बन सकता है। लेकिन अगर राज्य प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनाता है तो वो बनेगा अंडर एंट्री 39 ऑफ लिस्ट 3, और उसके लिए इस प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु को बनाने से पहले जो बिल पास किया जाएगा तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, उसको प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए होगी, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री 39 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एक एक्ट बनाया जा चुका है केंद्र की सरकार के द्वारा। अब राज्य में अगर एक एक्ट बनाया जाएगा तो केंद्र की सरकार से परमिशन लगेगी, प्रेसिडेंट से परमिशन लगेगी, ताकि केंद्र की लॉ के आप कह लो कि वायलेशन में ना आ जाओ। तो इसीलिए यहां पे ओवरऑल एंड में ये डिसाइड किया गया कि लीगली तमिलनाडु की सरकार एक प्रेस काउंसिल बना सकती है, लेकिन उसके बावजूद कि तमिलनाडु की सरकार प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु नहीं बनाना चाहती, इन्होंने हाई कोर्ट में अपना सबमिशन दिया है कि मान लीजिए हम प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बना भी देते हैं तो वो केवल प्रिंट मीडिया को गवर्न कर पाएगा, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया को गवर्न नहीं कर पाएगा। और हम मीडिया के बीच में सेग्रीगेशन करें, ये सही नहीं है। समझिए, प्रिंट मीडिया में क्या आ गया, तो जो मैगजीन वगैरह छपती हैं, जो आपका न्यूज़पेपर छपता है, ये आ गया प्रिंट मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया में क्या आ गया, तो कोई ऑनलाइन पब्लिकेशन चला रहा है, यूट्यूब पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ये सब ऑनलाइन मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑनलाइन मीडिया को प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु रेगुलेट नहीं कर सकता, अखबार वगैरह जो छपते हैं उनके इलाके में उनको रेगुलेट कर सकता है। तो तमिलनाडु की सरकार बोल रही है कि हम सिर्फ प्रिंट मीडिया को गवर्न करेंगे, बाकी मीडिया ऑटोनॉमस तरीके से काम करेंगी, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, इसलिए हम प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनाना पसंद ही नहीं करेंगे। और ये सबमिशन दे दिया है यहाँ पे किसको, मद्रास की हाईकोर्ट को। अब लेट्स सी मद्रास की हाईकोर्ट यहाँ पे क्या बोलती है। समझ गए, वो पूरा इश्यू आपको समझ में आ गया। अगस्त 19 को डायरेक्शन आया मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से तमिलनाडु की सरकार को कि प्रेस काउंसिल बनाओ। तमिलनाडु की सरकार ने लिस्ट बनाई कि हाँ भाई, इन IAS IPS ऑफिसर्स को, रिटायर्ड और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को बनाया जा सकता है, प्रेस काउंसिल के अंदर अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। फिर एडवोकेट जनरल ऑफ तमिलनाडु ने बोला कि प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 बोलता है कि केवल केंद्र बना सकता है, लेकिन एंट्री 39 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट बोलती है कि नहीं भाई, केंद्र का लॉ बनाया तो राज्य का लॉ भी बन सकता है, बशर्ते राज्य के लॉ को प्रेसिडेंट का एसेंट लगेगा कि वो केंद्र की लॉ के आप कह लो कन्फ्रंटेशन में तो नहीं आ रहा है। और कल की डेट में मान लो स्टेट की गवर्नमेंट बना भी देती तो वो केवल प्रिंट मीडिया को गवर्न कर पाएगी, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन मीडिया को गवर्न नहीं कर पाएगी। इसलिए तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि हम प्रेस काउंसिल बनाएंगे ही नहीं। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया लैक्स सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी। तो भाई इंडिया एक मेजर सोलर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम लोग इतने गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेंगे 2030 तक, लगभग 2030 तक 450 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का हमारा टारगेट। अब सोलर पावर उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। शुरुआत में क्या था कि भाई 2022 तक 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी हम पैदा करेंगे। अब इतने गीगावाट्स अगर हम सोलर एनर्जी बनाने की बात कर रहे हैं, इंडिया अपनी सोलर पावर कैपेसिटी को रैंप अप कर रहा है, तो यहां पे सोलर पैनल आप लगाओगे, सोलर टेक्नोलॉजी में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप डिप्लॉय कर रहे हो, कभी ना कभी तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो क्या कोई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी हमने बनाई है? अनफॉर्चुनेटली नो। यहां पे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA का एक एस्टिमेट है पिछले दिसंबर का कि जो ग्लोबल फोटोवोल्टेइक वेस्ट है, सोलर पावर के जो पैनल्स होते हैं, उन पैनल्स को जब आप डिस्कार्ड कर दोगे तो वो जो टोटल वेस्ट है वो 78 मिलियन टन पहुंच जाएगा 2050 तक। और जो टॉप दुनिया के 5 जनरेटर्स होंगे उस वेस्ट के, उसमें इंडिया का भी नाम होगा। तो ओवरऑल अगर हम सोलर पावर इतने मेजर स्केल पे पैदा कर रहे हैं और सोलर वेस्ट भी इतने मेजर स्केल पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसको डिस्कार्ड करने की पॉलिसी भी हमको बनानी पड़ेगी ना, लेकिन वो हम अब तक नहीं बना पाए हैं। देखिए, सोलर वेस्ट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अभी इंडिया की पॉलिसी के हिसाब से, मतलब इंडिया जिस प्रकार से ई वेस्ट को टैकल करता है, ई वेस्ट का ही एक सब पार्ट है सोलर वेस्ट। मतलब अभी भी हमने सोलर टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल्स जो भी लगाए, उससे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको एक अलग कैटेगरी नहीं माना है, हमें उसे ई वेस्ट का ही एक पार्ट माना है। ये किसने बताया? तो इसको राज्यसभा के अंदर मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह साहब ने बनाया। इनफैक्ट एक कमिटी भी बनाई है इन्होंने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्रेटरी, ताकि ओवरऑल सोलर इकोनॉमी में एक सर्कुलर पाथ रिवाइज किया जा सके।
बेसिकली सोलर पैनल्स में सर्कुलर इकोनॉमी है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब यही है कि जो प्रोडक्ट आपने फॉरवर्डली इस्तेमाल किए उनको डिस्कार्ड करने के बाद उनको रीप्रोसेस करके फिर से नया प्रोडक्ट बना लिया। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब यह होता है कि एक प्रोडक्ट जो इनपुट में गया फिर आउटपुट निकला, फिर उस आउटपुट के वेस्ट को भी प्रोसेस करके आप इनपुट बना लो। जितना ज्यादा आप प्रोसेस कर सकते हो, जो बेयर मिनिमम वेस्ट को आप बेयर मिनिमम रखने की कोशिश करो। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल आप रिकवर कर सकते हो वो आप रिकवर करो। अभी के लिए अगर आप देखो तो देयर वाज नो कमर्शियल रॉ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी फॉर सोलर ई वेस्ट। जो भी सोलर ई वेस्ट बन रहा है उससे रॉ मटेरियल को रिकवर करने की अब तक कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन एक पायलट फैसिलिटी फॉर सोलर पैनल रिसाइकलिंग एंड मटेरियल रिकवरी हैड बीन सेट अप प्राइवेट कंपनी इन गुमिडीपोंडी इन तमिलनाडु। तो कुछ पॉजिटिव न्यूज है यहां पे। भले ही सोलर पैनल का जो ई वेस्ट है उसको रिकवर करने की अब तक हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन एक ऐसी ही फैसिलिटी एक प्राइवेट कंपनी ने खोली है तमिलनाडु में गुमिडीपोंडी नाम की जगह पे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार की और प्राइवेट फैसिलिटीज हमें यहां पे जोड़ने की जरूरत है। अभी के लिए टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर आप देखो सोलर पावर के इंडिया के अंदर तो वो है 40 गीगावाट। 1 गीगावाट होता है 1000 मेगावाट। इस 40 गीगावाट के अंदर लैंड के ऊपर इंस्टॉलेशन हुआ है 35.6 गीगावाट का, रूफटॉप सोलर पावर है 4.4 गीगावाट। और आगे आने वाले समय में ये जो गीगावाट्स का जो इंस्टॉलेशन है वो बढ़ेगा। अब देखिए, एक सोलर पैनल की एस्टिमेटेड लाइफ साइकिल होता है 25 साल। 2010 के लगभग ये सोलर पैनल्स लगने शुरू हुए हैं, तो इनकी लाइफ खत्म होगी 2035 में। तो अभी के लिए आपको प्राइमा फेसी ये देखने में लगेगा कि हमारे सामने सोलर ई वेस्ट की प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है, जैसे कि अगर आप देखो तो काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, ये दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, इसका ये बोलना है कि ऐसा नहीं है कि 2010 में या 2020 में जो सोलर पैनल लगा है वो 35 साल बाद ही वेस्ट होगा। बीच बीच में कुछ सोलर पैनल टूट जाते हैं, कुछ में डिफेक्ट्स निकल आते हैं, कुछ में कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी वजह से बहुत सारा ई वेस्ट सोलर पैनल के फॉर्म में पहले ही निकलने लगता है। और CEEW के एस्टिमेट्स के हिसाब से ऐसा बोला गया है कि टिल फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑलरेडी 2,85,000 टन्स ऑफ सोलर ई वेस्ट ऑलरेडी पैदा हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि हमें अर्जेंट बेसिस पे सोलर ई वेस्ट की हैंडलिंग को एक प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, नहीं तो आगे आने वाले समय में सोलर वेस्ट हमारे एनवायरमेंट और इकोलॉजी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ये ओवरऑल यहां पे बताया जा रहा है। एक प्रॉब्लम यहां पे और है, सोलर वेस्ट को हम यूजेबल रॉ मटेरियल्स में तब बदलेंगे जब हमारे पास सोलर पैनल को बनाने की टेक्नोलॉजी जबरदस्त तरीके से इवॉल्व होगी। अनफॉर्चुनेटली अब तक हम जो भी सोलर पैनल्स इंडिया के अंदर लगा रहे हैं उसके ज्यादातर पार्ट्स चाइना से आए हैं। तो हमें सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी कमांड करना पड़ेगा आगे आने वाले समय में, अगर इस ई वेस्ट रिसाइकलिंग के कंसेप्ट को हमें सच करना है तो। आई होप आपको न्यूज पूरी तरीके से समझ में आ गई। नहीं समझ में आती, अगर आपको लगता है कि मैं न्यूज तेज बोल जाता हूं तो आप एक बार रिवाइंड करके भी सुन सकते हो। फिर नेक्स्ट 1000 फर्म्स एक्सपेक्टेड एट डेफ एक्सपो इन गुजरात। डेफ एक्सपो ऑर्गेनाइज हो रहा है गांधीनगर गुजरात में। 1000 कंपनी से ज्यादा यहां पे पार्टिसिपेट करेंगी। 100 फॉरेन कंपनीज होंगी। 55+ कंट्रीज से ये कंपनीज आ रही हैं। ये 12th एडिशन है। 10 से 13 मार्च गांधीनगर में होगा। ये आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल वन लाइनर SSC टाइप एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 1 लाख स्क्वायर मीटर में पूरा का पूरा डेफ एक्सपो फैला हुआ होगा। 1996 से जब से डेफ एक्सपो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये सबसे बड़ा डेफ एक्सपो होगा। 900 एग्जिबिटर्स ने अपने पार्टिसिपेशन को कंफर्म कर दिया है। 100 से ज्यादा कंपनीज यहां पे फॉरेन कंपनीज हैं। 50 डिफेंस मिनिस्टर्स और सर्विस चीफ दुनिया भर के ओवरऑल इस डेफ एक्सपो को अटेंड करने के लिए आएंगे। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में जो भी कंपनीज हैं वो भी यहां पे आके ओवरऑल अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगी। इससे पहले जो डेफ एक्सपो हुआ था वो 2020 में हुआ था लखनऊ में। वो एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग भी हुआ था वहां पे। तो आप कह सकते हो 2020 के बाद 2022 में डेफ एक्सपो हो रहा है और अब तक का सबसे बड़ा डेफ एक्सपो है। ये गुजरात में हो रहा है गांधीनगर में फ्रॉम 10 to 13 मार्च। 1000 से ज्यादा कंपनीज और 100 से ज्यादा फॉरेन कंपनीज, जिसमें से 50 से ज्यादा कंट्रीज रिप्रेजेंट होंगी। फिर एक न्यूज निकल के आ रही है। इस न्यूज को एक रिपोर्ट निकल के आ रही है। इस रिपोर्ट को रिलीज किया है किसने? तो इसको रिलीज किया है लैंसेट एंड वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन कमीशन ने। और इस रिपोर्ट के हिसाब से आज की डेट में दुनिया में डिप्रेशन एक सीरियस ग्लोबल क्राइसिस बनता जा रहा है। दुनिया की जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है ना, 5% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड वो डिप्रेशन से सफर कर रही है। और डिप्रेशन एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी वजह है लैक ऑफ साइको सोशल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस।
और बहुत सारे लोगों के पास प्रिवेंशन के एवेन्यूज अवेलेबल नहीं है, डायग्नोसिस के एवेन्यूज अवेलेबल नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, उनके पास पैसे नहीं है। अगर आप देखो तो हाई इनकम कंट्रीज में लगभग 50% लोग डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनको भी डिप्रेशन है। लेकिन लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में जितने लोगों को भी डिप्रेशन है, 80 से 90% का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो आज की डेट में ओवरऑल डिप्रेशन एक हेल्थ क्राइसिस बन चुकी है, ऐसा लैंसेट और वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है। और कोविड-19 ने इस चैलेंज को और सीवियर कर दिया। तो यहां पे मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूं, काम भर की न्यूज डिस्कस कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करना। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।